दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज़ में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 3 मई, तो आज की बिहार की टॉप न्यूज़ देख रहे हैं आपके लिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज ईद का त्यौहार है, आप सबको केडीवी लाइव नेटवर्क की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाइयां। आज खुशी का दिन है, तो ऊपर वाले से यही दुआ है कि आप हमेशा खुशी रहें और दूसरों से भी खुशियां बांटें। दोस्तों आज ईद है, तो फिर खबर की शुरुआत ईद से ही करते हैं। तो ईद उल फित्र को मीठी ईद के रूप में भी माना जाता है। जहाँ हिजरी कैलेंडर के अनुसार 10वें महीने यानी कि सव्वाल के पहले दिन ये त्यौहार दुनिया भर में मनाया जाता है। इस्लामिक कैलेंडर में ये महीना चांद देखने के साथ ही शुरू होता है। जब तक चांद नहीं दिखते हैं तब तक रमजान का महीना खत्म नहीं माना जाता है। जहाँ इस तरह रमजान के आखिरी दिन चांद दिख जाने पर अगले दिन ईद मनाई जाती है, जैसे कि आज ईद है। ऐसा भी माना जाता है कि इस दिन हजरत मोहम्मद मक्का शहर से मदीना के लिए निकले थे। आप सब में से कुछ के दिमाग में ये जरूर सवाल आता होगा कि आखिर ईद क्यों मनाई जाती है। तो बात करते हैं कि मक्का से मोहम्मद पैगंबर के प्रवास के बाद पवित्र शहर मदीना में ईद उल फित्र का उत्सव शुरू हुआ। माना जाता है कि पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब ने बद्र की लड़ाई में जीत हासिल की थी। इस जीत की खुशी में सबका मुंह मीठा करवाया गया था। इसी दिन को मीठी ईद या फिर ईद उल फित्र के रूप में मनाया जाता है। इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार हिजरी सवत 2 यानी कि 624 ईस्वी में पहली बार करीब 1400 साल पहले ईद उल फित्र मनाया गया था। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब ने बताया है कि उत्सव मनाने के लिए अल्लाह ने कुरान में पहले से ही 2 सबसे पवित्र दिन बताए हैं, जिन्हें ईद उल फित्र और ईद उल जुहा कहा जाता है। इस प्रकार ईद मनाने की परंपरा अस्तित्व में आई है। ईद का त्यौहार सबको साथ लेकर के चलने का संदेश देता है। ईद पर हर मुसलमान चाहे वह आर्थिक रूप से संपन्न हो या ना हो, सभी एक साथ बगल में खड़े होकर के नमाज पढ़ते हैं और एक दूसरे को गले लगाते हैं। इस्लाम में फित्रा ईद का एक महत्वपूर्ण पहलू है। हर मुसलमान को धन, भोजन और कपड़े के रूप में कुछ न कुछ दान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। कुरान में जकात अल फित्र को अनिवार्य बताया गया है। जकात यानी कि दान को हर मुसलमान का फर्ज कहा गया है। ये गरीबों को दिए जाने वाला दान है। जब परंपरागत रूप से इसे रमजान के अंत में और लोगों को ईद की नमाज पढ़ जाने से पहले दिया जाता है। मुसलमान अपनी धन दौलत को साफ रखने के लिए यानी कि जकात के रूप में गरीबों को एक हिस्सा बांट देता है। दुनिया में कुछ मुस्लिम देशों में जकात स्वैच्छिक है, वही अन्य देशों में ये अनिवार्य है। दोस्तों बात करते हैं कि बांग्लादेश को अगर चुनौती देना है तो बेतिया से कोसी सीमांचल तक का इलाका ही चुनौती दे सकता है। जहां अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, सुपौल, मधेपुरा से भागलपुर तक का इलाका मक्का की खेती के लिए मशहूर है। तेल रिग का सबसे ज़्यादा मजदूर इसी इलाके में है, लेकिन बांग्लादेश आज आगे हो गया है। ये बातें अररिया के फॉरबिसगंज में बिहार सरकार के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने कही है। जहाँ सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि जब से अटल सेतु बना है इस इलाके में बहुत से विकास कार्य हुआ है। जहाँ अब उद्योग क्षेत्र में काम करना बाकी है। उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि बियाडा के इलाके को आगे बढ़ाया जाएगा और औद्योगिक क्षेत्र बनाए जाएंगे। जहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र नहीं है वहाँ औद्योगिक क्षेत्र बनाए जाएंगे। जहाँ पर भी सड़क की भूमि एक्वायर की जाएगी। उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि इस इलाके के किसानों को मक्का का भाव नहीं मिल पा रहा था, जिसके लिए एथेनॉल का फैक्ट्री लगाया जा रहा है। साथ ही इस इलाके से बहुत से मजदूर बाहर काम करने जाते हैं, उनका पलायन भी रोकना है। जहां उद्योग विभाग नई टेक्सटाइल पॉलिसी ला रही है। बेतिया में 1700 से 19 एकड़ प्लाट औद्योगिक क्षेत्र के लिए प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि अररिया के फॉरबिसगंज में भी जल्द ही स्टार्च फैक्ट्री शुरू होगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में भी देसी गायों को संरक्षण दिया जाएगा। मध्य प्रदेश की तरह इसे किया जाएगा। इस दिशा में बात आगे बढ़ी है। अभी बिहार सरकार एमपी मॉडल का अध्ययन कर रही है। सारे तथ्यों पर विचार करने के बाद गाय संरक्षण का कोई आदर्श मॉडल अपनाया जाएगा। गौशालाओं के साथ ही निजी गौ पालकों को भी प्रोत्साहित करने की तैयारी है। उप मुख्यमंत्री और पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने बिहार की सभी गौशाला के अध्ययन और सचिवों की बैठक बुलाई है। सरकारी गौशालाओं की संख्या है 86। बिहार के अभी 33 जिलों में 86 सरकारी गौशाला है। जब सबका विस्तार से ब्यौरा मांगा गया है। साथ ही गौशालाओं की भूमि, उसकी स्थिति एवं पशुओं की संख्या आदि की जानकारी मांगी गई है। जब कैमूर, अरवल, बांका, शिवहर और पूर्णिया जिले में अभी एक भी सरकारी गौशाला नहीं है। दरअसल मध्य प्रदेश सरकार में प्राकृतिक की खेती करने वाले देसी गाय पालकों को प्रति माह 900 रुपए की घोषणा की गई है। यानी कि प्रति गाय पालक को 10,800 रुपए सालाना देने की योजना है। बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद का कहना है कि ज्यादा दूध देने की
होड़ में देसी गायें उपेक्षित हो रही है। उनका संरक्षण संवर्धन के लिए बंद गौशालाओं को शुरू कराने और फिर जरूरत के अनुसार नई गौशाला बनाने जा रही है। देसी गायों के संरक्षण और संवर्ग के रोजगार के अवसर पैदा होंगे। साथ ही किसानों के लिए गाय का एक नया स्रोत सृजित होगा। यह देसी गायों का दूध किसानों में आर्थिक आत्मनिर्भरता एवं खुशहाली लाएगी। दोस्तों, बात करते हैं कि महंगाई से राहत मिलने की उम्मीद कर रहे लोगों को एक बार फिर से झटका लगा है। एलपीजी के सिलेंडर की कीमतों में 100 रुपये से अधिक का इजाफा देखने को मिला है। ये वृद्धि कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर पर हुई है, जब फिलहाल घरेलू एलपीजी सिलेंडर के उपभोक्ताओं को राहत मिली है। आपको बता दूं कि अभी पिछले महीने यानी कि 1 अप्रैल को कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 250 रुपये का इजाफा हुआ था। दोस्तों, बात करते हैं कि 10वीं और 12वीं की परीक्षा का परिणाम रिकॉर्ड समय में जारी करके नई उपलब्धि हासिल करने वाले बिहार बोर्ड जल्द ही ऐसा कदम उठाने जा रहा है, जिसके बाद परीक्षा के दौरान फर्जी मुन्ना भाई की एंट्री लगभग खत्म हो जाएगी। इसके लिए बिहार बोर्ड ने फैसला किया है कि सभी हाई स्कूलों में बायोमेट्रिक मशीन लगाए जाएंगे। साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रणाली को लागू किया जाएगा, जिससे फर्जी फोटो डाल करके परीक्षा देने वालों को तुरंत पकड़ लिया जाएगा। बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बिहार बोर्ड की आने वाली तैयारियों को लेकर के कहा है कि बिहार में मैट्रिक और इंटर परीक्षा में अब भी बड़ी संख्या में मुन्ना भाई पकड़े जाते हैं। हमारी कोशिश है कि पूरी प्रणाली को इतना मजबूत कर दिया जाए कि फर्जी छात्र परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए। जब बिहार बोर्ड ने साफ कर दिया है कि जल्द ही बिहार के सभी हाई स्कूलों में बायोमेट्रिक मशीन लगाए जाएंगे, जिसमें कक्षा 9वीं से लेकर के 12वीं तक के सभी छात्राओं के फिंगरप्रिंट लिए जाएंगे। जब बिहार बोर्ड की माने तो इस तरह लगभग 60 लाख छात्रों के फिंगरप्रिंट रिकॉर्ड बोर्ड के पास उपलब्ध होंगे। यह बोर्ड के अनुसार 9वीं और 11वीं में रजिस्ट्रेशन करवाने के दौरान और मैट्रिक और 12वीं में परीक्षा फॉर्म भरवाने के दौरान ये फिंगरप्रिंट लिए जाएंगे। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस सत्र से लागू किया जाएगा, जिसमें फर्जी फोटो लगा करके परीक्षा देने वालों की पहचान आसानी से हो जाएगी। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार पुलिस की स्पेशल टीम ने गाड़ियां चुराने और फिर लूट वाले एक ऐसे गैंग का खुलासा किया है, जिसका सरगना कोई और नहीं बल्कि बिहार सरकार के ही पूर्व मंत्री का बेटा है। जब पिछले 24 अप्रैल को बिहार एसटीएफ की एक गाड़ी पटना से सटे दानापुर इलाके से चोरी हुई थी। जब चोरी हुई गाड़ी टाटा गोल्ड सोमो की थी। जब चोरी हुई गाड़ी को एसटीएफ की टीम ने पश्चिम बंगाल से बरामद कर लिया है। एसटीएफ की टीम ने समस्तीपुर जिले के मुकेश सहनी और भोजपुर जिले के सुनील कुमार उर्फ सुनील शर्मा को इस मामले में गिरफ्तार किया है। दोनों अपराधियों के खिलाफ समस्तीपुर, मधुबनी, नवादा, पटना और पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी के अलग अलग थाने में गाड़ी चोरी और लूटकांड के कई केस दर्ज हैं। एसटीएफ की टीम गिरफ्तार अपराधियों से पूछताछ में लगी है, जिनमें कई मामले के खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। जब पुलिस के हत्याचरा मुकेश सहनी कुख्यात गाड़ी चुराने गिरोह का सदस्य रहा है। जब मूल रूप से समस्तीपुर के रहने वाले इस कुख्यात अपराधी के पिता रामाश्रय सहनी बिहार सरकार में मंत्री के पद पर भी काबिज रहे हैं। ये चोर पूर्व में भी कई बड़ी घटनाओं को अंजाम दे चुका है। दोस्तों, बात करते हैं कि बदलते हुए मौसम के कारण बिहार के लोगों को गर्मी से राहत मिल गई है, लेकिन उत्तर बिहार के इलाके में आंधी तूफान और ओले पड़ने की वजह से नई आफत का लोगों ने सामना किया है। अलग अलग घटनाओं पर तेज आंधी तूफान की वजह से बिहार में 7 लोगों की मौत हो गई है। किसानों को फसल का भारी नुकसान उठाना पड़ा है। जहाँ आम, लीची और मक्का जैसे फसल पर मौसम की मार पड़ी है। तेज आंधी तूफान की वजह से बिजली आपूर्ति बुरी तरीके से प्रभावित हुई है। जहाँ कई जिलों में घंटों तक बिजली आपूर्ति बहाल नहीं की जा सकी है। आंधी तूफान की वजह से अलग अलग इलाकों में 7 लोगों की मौतें हुई है। अररिया में 3 लोगों की जान चली गई है, जबकि खगड़िया में 2 लोगों की मौत हो गई है। समस्तीपुर में 1 बच्ची की मौत हुई है, जबकि सहरसा में भी 1 व्यक्ति की मौत हो गई है। अररिया के फॉरबिसगंज में पेड़ से दब करके 37 साल की एक महिला नूतन देवी की मौत हो गई है। इस घटना में नूतन के पति और फिर उसके बेटे भी घायल हुए हैं। उधर रानीगंज के हासना में दीवार गिरने से 12 साल की बच्ची विभा कुमारी की मौत हो गई है। आंधी तूफान की वजह से तिरहुत, चंपारण, सीतामढ़ी और मिथिलांचल में फसल को भारी नुकसान हुआ है। बिहार सरकार ने आंधी तूफान की वजह से फसल को पहुंचे नुकसान का जायजा लेने का फैसला किया है। इस संबंध में कृषि विभाग के अधिकारियों को आकलन कराने का निर्देश दिया गया है। जहां सबसे अधिक नुकसान मक्का की फसल को पहुंचा है। जहां गेहूं की फसल को भी मौसम की मार झेलनी पड़ी है, जबकि आम, लीची जैसी मौसमी फसल को भी तेज आंधी तूफान से भारी नुकसान पहुंचा है। वहीं अब तक कोसी और सीमांचल समेत उत्तर बिहार के ज्यादातर जिलों में आंधी तूफान का दौर जारी रहा और इस दौरान जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। आज भी मौसम विभाग ने राजधानी पटना समेत 31 जिलों के लिए आंधी पानी का अलर्ट जारी किया गया है।
दोस्तों बात करते हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 11वीं किस्त का इंतजार देश भर के 12 करोड़ 50 लाख लाभार्थी कर रहे हैं। सरकार ने 11वीं किस्त के लिए ई-केवाईसी कराना जरूर कर दिया है। इस किस्त के जारी होने का समय अप्रैल से जुलाई के बीच है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पात्र किसानों का इंतजार पूरा होने वाला है। किसानों की आर्थिक स्थिति बेहतर करने के लिए सरकार की तरफ से हर साल किसानों को 6,000 रुपये दिए जाते हैं। ये पैसा हर साल 2-2 हज़ार रुपये की 3 किस्तों में दिया जाता है। अब तक योजना के तहत 10 किस्त किसानों के खाते में आ चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि सरकार की तरफ से 11वीं किस्त का पैसा 14-15 मई के करीब ट्रांसफर किया जा सकता है। इससे पहले 2021 में भी 15 मई को ही पैसा खातों में भेजा गया था। कई राज्य सरकारों ने पात्र किसानों का रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफर यानी कि RFT भी साइन कर दिया है। जहां RFT का मतलब यह है कि राज्य सरकार की तरफ से आपका पैसा ट्रांसफर करने के लिए रिजेक्ट की गई है। जब PM किसान सम्मान निधि योजना की 11वीं किस्त के लिए सरकार ने ई-केवाईसी कराना जरूरी कर दिया है। जब ई-केवाईसी कराने की अंतिम तिथि बढ़ा करके 31 मई कर दी है, यानी कि अब आपके पास मात्र यही महीना बचा हुआ है। अगर आपने ई-केवाईसी इस महीने में नहीं कराया तो फिर आपका पैसा अटक सकता है। सरकार ने किसानों की मांग को देखते हुए pmkisan.gov.in पर KYC की प्रक्रिया दोबारा शुरू कर दी है। अब आप घर बैठे बैठे ई-केवाईसी करा सकते हैं। आप अपने लैपटॉप पर PM किसान की वेबसाइट www.pmkisan.gov.in पर जाकर के ऑनलाइन के द्वारा KYC करा सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक मुख्यमंत्री बालक बालिका प्रोत्साहन योजना के तहत फर्स्ट डिवीजन से मैट्रिक पास सभी लड़के एवं लड़कियों को 10,000 रुपए की राशि दी जाएगी। इसको लेकर के तैयारियां की जा रही है। खबर के अनुसार इस साल यानी कि 2022 में जिन छात्र छात्राओं ने फर्स्ट डिवीजन से मैट्रिक पास किया है उन्हें भी प्रोत्साहन राशि के तौर पर 10,000 रुपए दिए जाएंगे। इस योजना का लाभ उठाने के लिए सभी छात्र छात्राएं जिन्होंने 10वीं पास की है और अविवाहित है वे इस योजना के अंतर्गत आवेदन के पात्र होंगे। आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री बालक बालिका प्रोत्साहन योजना के तहत फर्स्ट डिवीजन से मैट्रिक पास करने वाले सभी छात्रों को 10,000 रुपये और सेकंड डिवीजन से मैट्रिक पास करने वाले ST और SC कैटेगरी के लड़के और लड़कियों को 8,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। मिली जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री बालक बालिका प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत मिलने वाली प्रोत्साहन राशि सीधे आपके बैंक अकाउंट में DBT यानी कि डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के माध्यम से खाते में आएगी। इसको लेकर के तैयारियां की जा रही है। दोस्तों अब बात करते हैं कि देश भर में लाउड स्पीकर विवाद गर्माता जा रहा है। वहीं इसी बीच अब इस पर RJD के नेता तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दिया है। जब लाउड स्पीकर नहीं था तो भगवान तथा खुदा नहीं थे क्या? बिना लाउड स्पीकर प्रार्थना, जागृति, भजन, भक्ति और साधना नहीं होती थी क्या? तेजस्वी यादव ने बोला है कि वास्तव में जो लोग धर्म और कर्म के मर्म को नहीं समझते हैं वही बिना कारण के मुद्दों को धार्मिक रंग देते हैं। आत्म जागरूक व्यक्ति कभी भी इन मसलों को तुल नहीं देगा। ऊपर वाले सदैव हमारे अंग संग है, वे छन छन तथा कन कन में व्याप्त है। कोई भी धर्म और ईश्वर कहीं किसी लाउड स्पीकर के मोहताज नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा है कि लाउड स्पीकर तथा बुलडोजर पर विमर्श हो रहा है, किंतु महंगाई, बेरोजगारी, किसान तथा मजदूर की बात नहीं हो रही है। जनहित के असल मसलों को छोड़ करके लोगों को भ्रमित किया जा रहा है, जिससे शिक्षा, चिकित्सा, नौकरी, रोजगार नहीं प्राप्त हो रहा है। युवाओं की जिंदगी बर्बाद हो रही है। इस पर बातचीत क्यों नहीं हो रही है? वहीं इससे पहले शनिवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लाउड स्पीकर को लेकर के बयान दिया था। CM नीतीश कुमार ने इसे फालतू का मुद्दा बताते हुए कहा कि बिहार में इन सब बातों का कोई भी अर्थ नहीं है। जब बिना किसी का नाम लिए नीतीश कुमार ने कहा कि जिसे जो करना है वह करे, धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटाने का कोई भी अर्थ नहीं है। ये सब फालतू की बातें हैं तथा हम इसे सहमत नहीं हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के सीवान के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की मौत को आज 1 साल पूरा हो गया है। ऐसे में मौत के 1 साल के बाद भी बिहार में उनके नाम पर सियासत खत्म नहीं है। ऐसे में मौत के 1 साल के बाद भी बिहार में उनके नाम पर सियासत खत्म नहीं हुई है। परसों उनकी पहली पुण्यतिथि पर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी दिवंगत सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के पहले पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए बिहार सरकार से सीवान में उनकी प्रतिमा लगाने की मांग की है। जीतन राम मांझी ने कहा है कि हर कोई शहाबुद्दीन नहीं हो सकता है। मैं बिहार सरकार से सीवान में पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की प्रतिमा लगाने की मांग करता हूं। दोस्तों बात करते हैं कि RJD और अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव से अलग थलग पड़े तेज प्रताप यादव ने आज से किसानों और मजदूरों से जुड़ने के लिए अपनी पूर्व घोषित जनशक्ति यात्रा की शुरुआत कर दी है। जहां उन्होंने ये यात्रा जनशक्ति परिषद के बैनर तले शुरू की है।
लेकिन उनकी इस यात्रा से आरजेडी ने दूरी बना रखी है। अपनी यात्रा की शुरुआत के साथ ही तेज प्रताप यादव जिले के बिहेटा में दलित बस्ती में जाकर के भोजन किया है। बिहार की सियासी गलियारों में तेज प्रताप यादव के इस कदम को लेकर के चर्चा गर्म है। जब तेज प्रताप यादव मखदुमपुर गांव में दलित परिवारों से मिलकर के उनमें वस्त्र वितरित किए हैं और लोगों का दुख दर्द जानने की कोशिश की है। इसी बीच उन्होंने केंद्र की दलितों मजदूरों से जुड़ी योजनाओं की चर्चा करते हुए बताया है कि दलितों के घरों में अभी भी गैस चूल्हा नहीं पहुंचा है, यह गरीबी भी चरम पर है। तेज प्रताप यादव ने अचानक ही सुरेश मान जी के घर पहुंच करके उनके परिवार के साथ बातचीत की है और जमीन पर बैठ करके घर में बनी रोटी और भुजिया का स्वाद चखा है। खास बात यह है कि लालू के लाल की इस यात्रा को आरजेडी का समर्थन मिलता नहीं दिख रहा है। तेज प्रताप यादव के इस कार्यक्रम से आरजेडी नेताओं और कार्यकर्ताओं में दूरियां बना रखी है। अब दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के नालंदा से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ पर एक महिला की ईंट और पत्थर से कुचल करके हत्या कर दी गई है। मृतक महिला 8 सालों से एक शख्स के साथ अवैध संबंध थे और वह अपने पति से अलग रह रही थी। जब गुरुवार के दिन महिला अपने बच्चों को ये बोलकर घर से निकली कि वह किसी मीटिंग में जा रही है, जब उसके बाद अचानक उसकी लाश मिली है। यह घटना पीरबहर ओपी क्षेत्र के कन्हैयागंज गाँव की है। जब मृतक महिला के पति का कहना है कि प्रेमी ने उसकी ईंट पत्थर से कुचल करके हत्या कर दी है और वह मौके से भाग निकला है। बच्चों ने बताया है कि उनकी मां उन्हें बताकर घर से बाहर निकली थी कि कुछ देर में घर आ जाएगी, लेकिन उन्हें कुछ देर बाद दुख भरी खबर मिली है। बताया गया है कि पति पत्नी काफी समय से अलग रह रहे थे और महिला ने प्रेमी के साथ अलग से किराए का मकान ले रखा था। जब पति के मुताबिक कन्हैयागंज में रहने वाले मनोज मिस्त्री से उसकी पत्नी के अवैध संबंध थे। जब दोनों में किसी बात को लेकर के विवाद हुआ और प्रेमी ने उसकी हत्या कर दी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना में आपसी सौहार्द और भाईचारे की मिसाल देखने को मिली है। पटना के महावीर मंदिर अजान के दौरान अपने लाउड स्पीकर बंद कर देता है, जबकि मस्जिद प्रबंधक एक दूसरे के प्रति श्रद्धा के प्रतीक के रूप में मंदिर के भक्तों की देखभाली करती है। यह ना तो महावीर मंदिर को अजान और न ही जामा मस्जिद प्रबंधन को भजन कीर्तन से कोई दिक्कत है। जब मस्जिद और मंदिर के बीच की दूरी मात्र 50 मीटर है। जी हाँ, जब देश में लाउड स्पीकर को लेकर के विवाद हो रहा है तो फिर ऐसे समय में यह खबर तसल्ली देने वाली है कि एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करने वालों की अभी भी कोई कमी नहीं है। जामा मस्जिद के अध्यक्ष फैसल इमाम ने कहा है कि हमने रामनवमी पर मंदिर में आने वाले भक्तों को शरबत की पेशकश की है, क्योंकि वे मस्जिद के सामने कतार में थे। जब मंदिर में लाउड स्पीकर पूरे दिन भजन कीर्तन बजाते हैं, लेकिन अजान के दौरान सम्मान के प्रतीक के रूप में बंद कर दिए जाते हैं। सौहार्द की भावना है। वहीं पटना के महावीर मंदिर के अध्यक्ष किशोर कुणाल ने कहा है कि ना तो हमें अजान से कोई दिक्कत है और ना ही उन्हें भजन कीर्तन से कोई दिक्कत है। हम आपस में भाईचारा बनाए रखते हैं और अक्सर एक दूसरे की मदद करते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि यूपी में पहली बार धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर के नियम कानून लागू किए गए हैं। योगी सरकार की पहल पर प्रदेश में शुरू हुई इस अभियान में अभी तक धार्मिक स्थलों पर बिना अनुमति लगे लगभग 46,000 लाउड स्पीकर हटा दिए जा चुके हैं और 58,000 से अधिक धर्म स्थलों पर इसकी आवाज़ को मानकों पर निर्धारित करके बजाने की अनुमति दी गई है। यह सरकार की इस बड़ी पहल में हर धर्म, जाति, वर्ग, समुदाय के लोग अपनी सहभागिता दे रहे हैं। यह जिला प्रशासन की मदद कर रहे हैं। सरकार की ओर से धर्मस्थलों पर लाउड स्पीकरों के लिए निर्धारित किए गए नियमों की सराहना करते नजर आ रहे हैं। काशी हो या मथुरा, अयोध्या के धर्माचार्य, रामपुर, मुरादाबाद, बरेली और पुराने लखनऊ के मौलाना सभी ने धर्मस्थलों पर लाउड स्पीकर की आवाज पर लगाई गई बंदिश और तय किए गए मानकों का खुले दिल से स्वागत किया है। यह सरकार के इस निर्णय को बड़ी सफलता के रूप में देखा जा रहा है। यह प्रदेश में पहली बार हुआ है जब बिना किसी विवाद और फिर विरोध के योगी सरकार ने धार्मिक स्थलों पर लगने वाले लाउड स्पीकरों के नियम कानून लागू कर दिए हैं। सरकार के इस निर्णय को बड़ी सफलता के रूप में देखी जा रही है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बीजेपी के संबंधों को लेकर के बिहार की राजनीति में खूब चर्चा होती है। यह इफ्तार पार्टी के बाग आरजेडी के साथ उनकी नजदियों को लेकर के जमकर कयास लगाए गए हैं। यह शनिवार को दिल्ली में मुख्यमंत्री और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के एक संयुक्त सम्मेलन में उनके शामिल नहीं होने से इसे और बल मिला है। नीतीश कुमार के इस फैसले की वजह से भाजपा के साथ उनके संबंधों में तनाव की चर्चा को और बल मिल गया है। आपको बता दूं कि इस बैठक में विपक्षी दलों से बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जैसे मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। केंद्रीय कानून मंत्रालय द्वारा बुलाए गए सम्मेलन को
पीएम नरेंद्र मोदी ने संबोधन किया और कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भाग लिया। एनडीए के अंदरूनी सूत्रों ने कहा है कि नीतीश सहयोगी बीजेपी से तब से नाराज हैं जब से उसके नेताओं ने उनकी जगह बीजेपी के सीएम की खुली मांग की है। आपको बता दूं कि बिहार में भगवा पार्टी सबसे बड़ी सहयोगी है। इस तरीके की मांग हाल ही में सासाराम के सांसद छेदी पासवान और लोरिया विधायक विनय बिहारी जैसे वरिष्ठ भाजपा नेताओं ने उठाई है। विनय बिहारी ने तो खुले तौर पर मांग की थी कि नीतीश कुमार की जगह डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया जाए। एनडीए के सूत्रों ने कहा है कि नीतीश कुमार इस तथ्य से अधिक परेशान है कि भाजपा के किसी भी राष्ट्रीय नेताओं ने ऐसे बयानों का खंडन नहीं किया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में बिजली संकट गहराने लगा है। एनटीपीसी में कोयले की कमी का असर अब बिहार में भी दिखने लगा है। राजधानी पटना सहित बिहार के अन्य हिस्सों में बिजली कटौती की जा रही है। यही वजह है कि बिजली की आंख मिचौली शुरू हो गई है। गर्मी के इस मौसम में बिजली की कटौती से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। इस भीषण गर्मी में शहर से 4 घंटा और ग्रामीण इलाकों में से 8 से 10 घंटे तक की बिजली कटौती हो रही है। अक्सर गर्मी के दिनों में बिजली की खपत बढ़ जाती है। इसका एकमात्र कारण है कि जिस तरीके से तापमान में बढ़ोतरी होती है, अधिकांश लोग कूलर, एसी, पंखा का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करने लगते हैं और लोग गर्मी से बचने के लिए अपने घरों में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, जिसका नतीजा यह है कि इन दिनों बिहार के बिजली विभाग का पसीना छूट रहा है बिजली देने को लेकर के। बिहार को 6200 से 6500 मेगावाट बिजली की ज़रूरत है, लेकिन बिहार को 48 से 5000 मेगावाट बिजली उपलब्ध हो पा रही है। ऐसे में बिजली विभाग के अधिकारी मेंटेनेंस के नाम पर बिजली काट रही है। शहरी क्षेत्र में प्रतिदिन दर्जनों इलाकों में मेंटेनेंस के नाम पर घंटों बिजली कट की जा रही है। ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों की बिजली विभाग पर आरोप है कि बिजली विभाग कोई जानकारी नहीं दे रही है कि बिजली कितनी देर कटेगी। जब मन करता है तब बिजली काट दी जा रही है। कभी रात भर बिजली गायब रहती है तो फिर कभी दिन भर बिजली गायब रहती है। इस समस्या से ग्रामीण क्षेत्र के लोग काफ़ी परेशान दिख रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि हेलमेट, सीट बेल्ट, इंश्योरेंस और व्यावसायिक गाड़ियों में लगे स्पीड लिमिट डिवाइस की जांच के लिए सभी जिलों में कल विशेष जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान 889 वाहनों की जांच में अलग अलग धाराओं के तहत 559 गाड़ियों पर जुर्माना लगाया गया है और 47 गाड़ियों को जब्त करने की कार्रवाई की गई है। जुर्माना के तौर पर लगभग 7,23,000 रुपये की वसूली की गई है। स्पीड लिमिट डिवाइस जाँच के दौरान पाया गया है कि कई गाड़ियों में स्पीड गवर्नर लगे होने के बावजूद भी कार्यरत नहीं था, जबकि कई गाड़ियों में स्पीड गवर्नर नहीं लगे थे। ऐसे गाड़ी चलाने वाले ड्राइवरों से जुर्माना लिया गया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में लाउडस्पीकर विवाद की एंट्री होने के बाद पक्ष और विपक्ष नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। इसी बीच दरभंगा पहुंचे बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री जीवेश मिश्रा ने ध्वनि प्रदूषण के मुद्दे पर कहा है कि 18 जुलाई 2005 को सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में साफ है कि 10 डेसिबेल से 75 डेसिबेल तक आवाज़ की सीमा का ही उपयोग कर सकते हैं। इस बातों पर सभी बुद्धिजीवियों को निश्चित तौर पर विचार करनी चाहिए। किसी भी सरकार को नागरिक के मौलिक अधिकार के प्रति वफादार होने चाहिए। वही मंत्री जीवेश मिश्रा ने कहा कि किसी भी धार्मिक ग्रंथ में यह नहीं लिखा हुआ है कि माइक लगा करके तुम मेरा इबादत करो और या फिर पूजा करो, तभी हम सुनेंगे और प्रसन्न होंगे। मानवता के हित में निश्चित तौर पर साउंड के उपयोग को कम करना चाहिए। अब तो ट्रक वाले भी अपने गाड़ी के पीछे लिखवाते हैं कि नो हॉर्न प्लीज। वहीं उन्होंने कहा है कि ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए पूरी दुनिया काम कर रही है, हम क्यों नहीं कर रहे हैं? इस चीज को धर्म के चश्मे से नहीं देखना चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि ध्वनि विस्तारक यंत्र को लगा करके भगवान या फिर अल्लाह को रिझाने के बजाय मन को शुद्ध करके काम करना चाहिए। उन्होंने कहा है कि कुरान भी कहता है कि नेक इंसान बनने से अल्लाह मिलता है। भगवान निर्मल मन से प्राप्त होते हैं, ना कि लाउड स्पीकर लगा करके चिल्लाने से प्राप्त होते हैं। अगर लाउड स्पीकर लगा करके चिल्लाने से प्राप्त होता है तो फिर सभी चिल्लाने वाले लोग जन्नत जा चुके होते। इस प्रकार की बात का मैं विरोधी हूँ। वही मंत्री जीवेश मिश्रा ने कहा है कि जिनके पास लाउड स्पीकर नहीं है, अगर वे अजान पढ़ते हैं तो फिर क्या अल्लाह उनके पुकार की नहीं सुनते हैं क्या? मैं बुद्धिजीवियों से अपील करता हूं कि 18 जुलाई 2005 को सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से साफ है कि 10 डेसिबेल से 75 डेसिबेल तक आवाज़ की सीमा का ही उपयोग कर सकते हैं। इस बातों पर सभी बुद्धिजीवियों को विचार करना चाहिए। दोस्तों बात करते हैं कि समान नागरिक संहिता को लेकर के देश भर में बहस जारी है। इस बीच असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने इस मुद्दे पर अपना बयान जारी किया है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि हर कोई समान नागरिक संहिता चाहता है। कोई भी मुस्लिम महिला नहीं चाहते हैं कि उसका पति 3 अन्य पत्नियों को घर में लाए।
उन्होंने कहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड मेरा मुद्दा नहीं है, ये सभी मुस्लिम महिलाओं का मुद्दा है। अगर उन्हें 3 तलाक को खत्म करने के बाद इंसाफ देना है तो फिर समान नागरिक संहिता लाना होगा। दरअसल भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही धारा 370 राम मंदिर और समान नागरिक संहिता को लेकर के चुनाव में जनता से वादे करती है। इसमें से 2 मुद्दे तो लगभग पूरे हो चुके हैं। अब तीसरे मुद्दे यूनिफॉर्म सिविल कोड की बारी है। ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह ये संकेत दे चुके हैं कि बीजेपी शासित राज्यों में इसे लागू किया जाएगा। उत्तराखंड में तो चुनाव से पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा पत्र में कहा था कि अब की बार बीजेपी की सरकार आने पर राज्य में समान नागरिक संहिता को लागू किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश सरकार ने भी अपने यहां लागू करने पर सहमति जताई है। हाल ही में सीएम जयराम ठाकुर ने कहा था कि समान नागरिक संहिता को एक अच्छा कदम है। राज्य सरकार इस अवधारणा की समीक्षा कर रही है और इसे लागू करने के लिए तैयार कर रही है। समान नागरिक संहिता भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए हर एक समान कानून है, फिर चाहे वह व्यक्ति किसी भी धर्म या फिर जाति का क्यों ना हो। समान नागरिक संहिता कानून में शादी, तलाक और जमीन जायदाद के बंटवारे में सभी धर्मों के लिए एक ही कानून लागू होगा। समान नागरिक संहिता कानून एक पंथ निरपेक्ष कानून होगा जो सभी धर्मों के लिए समान रूप से लागू होगा। फिलहाल भारत में मुस्लिम, ईसाई और पारसी का पर्सनल लॉ लागू है। हिंदू सिविल लॉ के तहत हिंदू, सिख और जैन आते हैं। संविधान में समान नागरिक संहिता कानून अनुच्छेद 44 के तहत राज्य की जिम्मेदारी बताया गया है, लेकिन ये आज तक देश में लागू नहीं हो सका है और इस पर काफी वक्त से बहस चल रही है। दोस्तों बात करते हैं कि पिछले कुछ दिनों से देश भर में सांप्रदायिक हिंसा और इस पर बहस जारी है। त्योहारों के मौके पर पत्थरबाजी हो या फिर लाउड स्पीकर और हनुमान चालीसा को लेकर विवाद, ऐसे तमाम मुद्दे पर राजनीतिक घमासान चल रहा है। अब इसे लेकर के एनसीपी चीफ शरद पवार ने बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जरूरी मुद्दों को छोड़ करके देश में जाति और धर्म जैसे मुद्दों पर बहस चल रही है, जिससे देश पीछे जा रहा है। जी हां, सीनियर नेता शरद पवार ने कहा है कि हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं कि धर्म और जाति के नाम पर देश को पीछे ले जाने का काम किया जा रहा है, लेकिन लोगों के असली मुद्दे क्या है। बढ़ती महंगाई, खाने और बेरोजगारी को लेकर के बात होनी चाहिए, लेकिन कोई भी इनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। जी हां, एनसीपी चीफ शरद पवार ने आगे कहा है कि अगर आप आज टीवी खोलकर देखते हैं तो फिर कोई भी कहता है कि वह एक सभा का आयोजन करने जा रहा है, वहीं दूसरा कहता है कि वह हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहता है। क्या ये सभी सवाल आपके मूलभूत मुद्दों का समाधान है? इस सब से लड़ने के लिए हमें साहू महाराज और बाबा साहेब अम्बेडकर के रास्ते पर चलना होगा। इससे पहले भी शरद पवार आरोप लगा चुके हैं कि दिल्ली की तरह महाराष्ट्र में भी सांप्रदायिक तनाव फैलाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा था कि लगातार लोगों और समाज को भड़काने की कोशिश की जा रही है, माहौल बिगाड़ने का काम किया जा रहा है। इस दौरान उन्होंने कहा था कि हिंदू मुस्लिम समाज को भाईचारा बनाए रखना चाहिए। दोस्तों बात करते हैं कि देश के कई राज्यों में लाउड स्पीकर को लेकर के विवाद छिड़ा हुआ है। इस पर खूब राजनीति हो रही है। इस बीच मोदी सरकार में सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मामलों के केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले ने इसे लेकर के बयान दिया है। मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने के संबंध में राज ठाकरे के बयान पर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने आपत्ति जताई है। रामदास अठावले ने कहा है कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी कि मनसे के नेता राज ठाकरे ने जो घोषणा की है कि मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटा दिया जाए वरना वो हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, इस पर हम ठाकरे की भूमिका का विरोध करते हैं। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष रामदास अठावले ने कहा है कि मस्जिदों में कोई भी दादागिरी नहीं कर सकता है और धार्मिक स्थलों की देखभाल करने वालों को वॉल्यूम तय करना होगा, जब पुलिस को उन्हें सूचना देनी होगी। उन्होंने कहा है कि रिपब्लिकन पार्टी अजान बंद करने या फिर मस्जिद से लाउड स्पीकर हटाने और मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा पढ़ने का विरोध करती है। रिपब्लिकन पार्टी हिंदू मुसलमान एकता का समर्थन करती है। अठावले ने कहा है कि दिक्कतें पैदा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में आरजेडी इफ्तार पार्टी के दौरान लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव द्वारा अपनी पार्टी के एक नेता की पिटाई किए जाने के बाद उपजे विवाद के बाद पहली बार तेजस्वी यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। तेजस्वी यादव ने साफ कर दिया है कि इस मामले में उन्होंने दोनों पक्षों से बातचीत की है और उचित समय पर उचित निर्णय लिया जाएगा। तेजस्वी यादव ने कहा है कि इफ्तार वाले दिन पर हुए घटने को लेकर के हमने उस लड़के को बुला करके बात की थी, साथ ही तेज प्रताप यादव से भी बात की गई थी। दोस्तों खबर सुपौल से है, जहां निगरानी विभाग की टीम ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। जहां निगरानी की टीम ने सुपौल के डीएफओ के घर पर छापेमारी की है। छापेमारी के दौरान निगरानी की टीम ने कैश, जेवर और करोड़ों रुपए के फ्लैट के कागजात को बरामद किया है।
जब शनिवार की देर शाम निगरानी की टीम ने भारी संख्या में पुलिस बल के साथ डीएफओ के घर की घेराबंदी करके डीएफओ की चल अचल संपत्ति की जांच की है। डीएफओ सुनील कुमार शरण के आवास पर निगरानी विभाग की टीम ने छापेमारी की है। जानकारी के मुताबिक डीएफओ के खिलाफ पटना में आय से अधिक संपत्ति मामले को लेकर के 28 अप्रैल को केस दर्ज हुआ था। जब केस दर्ज होने के बाद निगरानी की टीम सुपौल पहुंची और डीएफओ के घर रेड किया, जहां 1.5 लाख कैश, जेवर और पटना में करोड़ रुपए के फ्लैट के कागजात मिले हैं। निगरानी विभाग की टीम ने डीएफओ के 12 बैंक खाते के कागजात को भी सीज कर दिया है। दोस्तों, आज ईद का त्यौहार है और इस ईद के मौके पर बधाई मुबारकबाद का संदेश एक दूसरे को दिल की गहराइयों से भेजी जा रही है। खास करके अपने समाज देश से मोहब्बत रखने वाले लोग गिला शिकवा भुला करके अमन चैन भाईचारा बनाए रखने के लिए पड़ोसी समाज की हर दुख दर्द को बांटने का काम करने वाले इस खास मौके पर बधाई भेजते हैं। इस खास खुशी के मौके पर किशनगंज जिला के कोचाधामन प्रखंड के सोनथा के रहने वाले समाज सेवी गरीबों के दुख दर्द को अपना दुख समझने वाले गरीबों, वंचितों, पिछड़ों के रहनुमा मोहम्मद बाबर आलम की तरफ से आप सभी को मीठी ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं और मुबारकबाद। वहीं किशनगंज के कोचाधामन के काठामठा पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि, कोचाधामन के जाने माने क्षेत्र की खिदमत करने वाले, हरदम क्षेत्र की जनता की दुख को अपना दुख समझने वाले, एक फोन कॉल पर 12 बजे रात को हाजिर होने वाले सहनफीस उर्फ बुलेट की तरफ से आप सभी राज्य और क्षेत्रवासियों को दिल की गहराई से मुबारकबाद। वहीं किशनगंज के कोचाधामन प्रखंड के सुंदरबाड़ी पंचायत के मुखिया, गरीबों को अपना जीवन समर्पित करने वाला, जिसकी मजलूमों गरीबों के लिए हार्ड वर्क ही मुख्य पहचान है, मोहम्मद तनवीर आलम की तरफ से पंचायत वासियों सहित जिले वासियों को ईद उल फित्र की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, बात करते हैं कि आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के 1 या फिर 2 दिन में पटना आने की संभावना है। लालू प्रसाद यादव को 5 चारा घोटाले के मामले में हाल ही में जमानत मिली है। लालू प्रसाद यादव फिलहाल दिल्ली के एम्स में भर्ती है। वे अभी भी अलग अलग बीमारियों से जूझ रहे हैं। लालू प्रसाद यादव डॉक्टरों से मंजूरी मिलने के बाद ही यात्रा कर सकेंगे। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार लालू प्रसाद यादव को कुछ हफ्ते पहले कई स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ा था, जहां अब वे दवाओं के बाद धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं। लालू प्रसाद यादव फिलहाल डॉक्टरों की निगरानी में है। यही कारण है कि 74 वर्षीय लालू प्रसाद यादव अभी भी यात्रा करने की स्थिति में नहीं है। राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव की बड़ी बेटी और राज्यसभा सांसद मीसा भारती के अनुसार उनके पिता का इलाज अभी एम्स में चल रहा है। एम्स से कब उन्हें छुट्टी मिलेगी ये डॉक्टर पर निर्भर करता है। अस्पताल से जब वे बाहर आएंगे तो फिर उनके पटना लौटने की योजना बनाई जाएगी। मीसा भारती ने कहा है कि पिताजी के डिस्चार्ज पर डॉक्टर तय करेंगे। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री की सुरक्षा में लगातार चूक के मामले सामने आ रहे हैं। जब बीते शनिवार को भी ऐसा ही मामला सामने आया है, जब पूर्णिया में एथेनॉल प्लांट का उद्घाटन करने के लिए सीएम नीतीश कुमार पहुंचे थे, जहां इस दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति को 2 पिस्तौल के साथ पुलिस ने हिरासत में लिया है। हालांकि उसकी गिरफ्तारी कार्यक्रम स्थल से 1 किलोमीटर दूर की गई है। फिलहाल गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ की जा रही है। जब पुलिस के अनुसार गिरफ्तार संदिग्ध का नाम प्रकाश महतो है और ठुकरा गांव का रहने वाला है। पूछताछ के बाद यह स्पष्ट हो पाएगा कि उनके पास 2 पिस्तौल कहां से आई और वह कार्यक्रम स्थल के आसपास क्या करने गया था। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के सभी जिलों में जल्द ही ट्रैफिक थाने खोले जाएंगे। अभी महज 12 जिलों में ही ट्रैफिक थाने हैं। पुलिस मुख्यालय के स्तर से जिलों में ट्रैफिक थाने खोलने की कवायद फिर से शुरू हो गई है। ट्रैफिक आईजी एमआर नायक ने इसको लेकर के विस्तार से प्रस्ताव बना करके पुलिस मुख्यालय को भेजा था, जिसे स्वीकृति मिल गई है। अब गृह विभाग की स्वीकृति का इंतजार है। जब बिहार में कुल 38 जिले हैं, इसके अलावा नवगछिया और बगहा 2 पुलिस जिले हैं। इस तरह 40 पुलिस जिलों में महज 1 दर्जन में ही ट्रैफिक थाने हैं। जब बचे हुए 28 जिलों में नए ट्रैफिक थाने खोलने की तैयारी है। जब प्रस्ताव पर सरकार से स्वीकृति मिलते ही आधारभूत संरचना से लेकर के पद सृजन तक का काम शुरू कर दिया जाएगा। बिहार के 12 जिले में अभी भी 15 ट्रैफिक थाने हैं, जहां सबसे अधिक 3 ट्रैफिक थाना पटना जिले में है, जहां गांधी मैदान, बाईपास और सगुना में ट्रैफिक थाना है, जहां गया में 2 ट्रैफिक थाने हैं। इसके अलावा मुजफ्फरपुर, भागलपुर, आरा, छपरा, बिहार शरीफ, दरभंगा, मुंगेर, बेगूसराय, पूर्णिया और कटिहार में 1-1 ट्रैफिक थाना है। अब जिन जिलों में ट्रैफिक थाना खोलने का प्रस्ताव है उनमें है अररिया, अरवल, औरंगाबाद, बांका, भभुआ, बक्सर, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, जमुई, जहानाबाद, खगड़िया, किशनगंज, लखीसराय, मधेपुरा, मधुबनी, नवादा, रोहतास, सहरसा, समस्तीपुर, शेखपुरा, शिवहर, सीतामढ़ी, सीवान, सुपौल, वैशाली, पूर्वी चंपारण, बगहा, नवगछिया, इन जिलों में नए ट्रैफिक थाना खोले जाएंगे।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार का मुजफ्फरपुर शहर एक बार फिर से चर्चा में है। दरअसल मुजफ्फरपुर के शहीद खुदीराम बोस केंद्रीय कारागार की एक महिला कैदी ने कुछ साल पहले पीएम नरेंद्र मोदी को एक खत लिखा था, जिसके बाद राजनीति से लेकर के प्रशासनिक स्तर पर हड़कंप मच गया था। एक बार फिर से ये मामला चर्चा में है। इसको लेकर के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एक बार फिर से बड़ा सवाल उठाया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि मुजफ्फरपुर जेल की महिला कैदी ने पीएम मोदी को पत्र लिखा है कि जेल के अंदर जबरन संबंध बनाए जाते हैं और जो इनकार करती है उसे भूखा रखा जाता है। तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर कहा है कि यह तो राक्षस राज है। आपको बता दूं कि करीब 3 साल पहले मुजफ्फरपुर के शहीद खुदीराम बोस केंद्रीय कारागार की एक महिला बंदी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भेज करके जेल में यौन शोषण करने की शिकायत की थी। इस मामले पर बिहार राज्य महिला आयोग ने खुद संज्ञान लेते हुए जेल में जाकर के जांच करने और फिर दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की थी। पीएम मोदी को लिखे पत्र में महिला बंदी ने कहा था कि जेल में महिला बंदियों को शारीरिक संबंध बनाने को मजबूर किया जाता है, पदाधिकारियों और राइटर से संबंध नहीं बनाने पर पीटा जाता है और जो समर्पण करती है उन्हें मोबाइल से बात करने समेत अन्य सुविधाएं दी जाती है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के दरभंगा में इफ्तार पार्टी को लेकर के विवाद हो गया है। यहां ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी कैंपस में नमाज के साथ इफ्तार पार्टी रखी गई थी। इस बात की जानकारी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी कि एबीवीपी के कार्यकर्ताओं को हुई तो फिर उन्होंने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। मौके पर हंगामा होने से विश्वविद्यालय प्रशासन अलर्ट हो गया है। इधर एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने कुलपति और कुल सचिव के विरोध में सद्बुद्धि महायज्ञ किया है। दरभंगा में यूनिवर्सिटी कैंपस में नमाज के साथ इफ्तार पार्टी का आयोजन अब तुल पकड़ने के साथ साथ राजनीति भी होने लगा है। शनिवार को यूनिवर्सिटी कैंपस में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने कुलपति और कुल सचिव के खिलाफ प्रदर्शन किया है। संगठन के छात्रों ने कुलपति दफ्तर के पास सद्बुद्धि महायज्ञ का आयोजन करके हवन किया। छात्रों ने मंत्रोच्चारण के साथ पहले हवन कुंड में आहुति दी, इसके बाद कुलपति और कुल सचिव के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। छात्रों का कहना था कि यूनिवर्सिटी का इस्लामीकरण किया जा रहा है, इसी बात का विरोध किया जा रहा है। विरोध प्रदर्शन में बीजेपी के अलावा बजरंग दल के कार्यकर्ता भी पहुंचे और एबीवीपी को समर्थन दिया। यहां यूनिवर्सिटी कैंपस में जय श्री राम के खूब नारे लगाए गए। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय बिहार।